हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर ऑनलाइन लेक्चर क्लास। हम लोग हेनरी लॉ पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे रॉड्स लॉ। जैसा कि हम बताए थे कि सॉल्यूशन में हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब इसका भी क्लासिफिकेशन देखें तो 9 टाइप का है, लेकिन उसमें हम लोग को सिर्फ 3 टाइप ही पढ़ना है, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है। तो सॉल्यूट 3 फेज अपना चेंज कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जबकि सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा। मतलब एक बार पढ़ना होगा सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड और फिर गैस इन लिक्विड। लास्ट क्लास में हम लोग सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड को डिस्कस कर चुके थे और उसी में तुम्हारा हेनरी लॉ आया था। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड में, जिसमें आएगा रॉड्स लॉ। मतलब हमारा टॉपिक मूव करने वाला रॉड्स लॉ की तरफ। रॉड्स लॉ को पढ़ने से पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, जो कि है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो समझते हैं इसको, वेपर प्रेशर क्या होता है। इसके लिए हम एक कंटेनर लिए हैं और कंटेनर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो पानी वेपराइज होना स्टार्ट होगा, मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वेपराइजेशन का हो रहा है। धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो वेपर को एस्केप करने का बाहर जगह नहीं है, तो वापस से वो वेपर कंडेंस होके लिक्विड बनाएगा और यहाँ पर अब एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में कंडेंसेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ने लगेगा और एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा और इसी स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सारा प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन ओवरऑल नेट इफेक्ट जीरो है। मतलब जितना वेपर बनना था बन गया, अब एक्स्ट्रा वेपर नहीं बनेगा। हालांकि वेपराइजेशन हो रहा है, लेकिन जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा है, जिसके कारण नेट इफेक्ट अभी जीरो हो गया है। ठीक है, और इस समय जो वेपर बना है एक्चुअली वो वेपर सैचुरेटेड हो चुका है। जैसे लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। वैसे ही आ गया सैचुरेटेड वेपर, मतलब ऐसा वेपर कि अब और वेपर फॉर्म नहीं होगा और ये सारा चीज इक्विलिब्रियम में होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इक्विलिब्रियम का टॉपिक था, सैचुरेटेड वेपर भी इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, इस समय ये पूरा का पूरा वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वेपर एक गैस है और गैस का प्रॉपर्टी है प्रेशर एक्सर्ट करना, तो ये पूरा का पूरा वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसी को हम जानते हैं वेपर प्रेशर के नाम से। तो नाम से ही जाहिर था वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ द वेपर, लेकिन वेपर कभी भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कब, इक्विलिब्रियम में। मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में अचीव कर चुका हो, जिस समय रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया हो, उस समय लिक्विड का वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया वेपर प्रेशर? क्लियर है? अब वेपर प्रेशर किन किन बातों पे निर्भर करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, कौन सा लिक्विड लिए हैं, वो लिक्विड कितना वोलाटाइल है, मतलब कितना आसानी से उसका वेपर बन रहा है। अगर वो लिक्विड बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएगा, और अगर वो लिक्विड कम वोलाटाइल है उसका वेपर कम बनेगा। कम वेपर बनेगा मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे कि दो लिक्विड का बात करें, अगर वाटर का और अल्कोहल का, तो अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है इसका मतलब इसका वेपर ज्यादा बनेगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है कौन सा लिक्विड लिए हैं, नेचर ऑफ लिक्विड पे। सेकेंड डिपेंड करता है टेम्परेचर। जाहिर सा बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा वेपर बनेगा और ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फैक्टर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
इस चैप्टर में दो लॉ है। पहला लॉ था हेनरी लॉ जो हम लोग पढ़ चुके थे। अब सेकेंड लॉ है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में बहुत सारा सिमिलैरिटी भी है और बहुत सारा डिफरेंसेस भी है। ठीक है, सिमिलैरिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस पहले देख लेते हैं। डिफरेंसेस में पहले ये था कि हेनरी लॉ था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जबकि रॉल्स लॉ काम कर रहा है लिक्विड इन लिक्विड। साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विड जो है वो वोलेटाइल नेचर का है, मतलब उसका वेपर बनेगा। अगर मान लो कि लिक्विड नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर बन ही नहीं रहा, तब तो वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा और उस समय ये लॉ लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमको ऐसा लिक्विड लेना है जो वोलेटाइल हो, जबकि हेनरी लॉ में हम लोग कोई वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में बात नहीं किए थे, क्योंकि वहां पर गैस था और गैस खुद में ही वेपर फॉर्म कर रहा है गैसेस फेज में, तो वहां पर हमको उसके वोलेटाइल नेचर के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, अब ये बोलता क्या है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये लॉ है तो स्टेटमेंट देखना जरूरी है। तो स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये है रॉल्स लॉ। ठीक है, क्या बोल रहा देखो, डायग्राम समझो। जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है। अब यहां पर हम दो लिक्विड लेते हैं। इससे पहले हम सिर्फ पानी लिए थे, मतलब वो प्योर सॉल्वेंट था। अब हम दो लिक्विड ले रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन तैयार कर दिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और साथ ही साथ दोनों वोलाटाइल है। तो मान लेते हैं एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ठीक है, अब जब इसको हीट कर रहे हैं तो ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, इक्विलिब्रियम आया, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन इस बार अंतर यह है कि पिछले बार वेपर सिर्फ एक कंपोनेंट का था जो कि प्योर लिक्विड था। अब दो दो कंपोनेंट का वेपर है, ए का भी वेपर है और बी का भी वेपर है। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ मॉलिक्यूल ए का है और कुछ मॉलिक्यूल बी का है। ठीक है, तो ए अपना प्रेशर लगा रहा है और बी अपना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, यहां भी वही वाला टर्म आएगा जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि जब अलग अलग कंपोनेंट हो जाता है तो फिर हम टोटल प्रेशर ना बोल के पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो यहाँ इस वेपर का ए का अपना प्रेशर है, तो ए का अपना पार्शियल प्रेशर है और बी का अपना पार्शियल प्रेशर, और ये वेपर है इसलिए यहाँ पर आ रहा है वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन है किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास समझाए थे कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और ये कहां से हो रहा है, तो ये सब कुछ यहां से हो रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, इसका मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा है। तो किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा दिख रहा है, ए का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, मतलब ए का प्रेशर ज्यादा है बी से। ऐसा हम यहाँ पे बनाए हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है बी का प्रेशर ज्यादा हो तो फिर उल्टा हो जाएगा, बी का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो बी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ए का मोल ज्यादा है इसलिए ए का प्रेशर ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ए का नंबर ऑफ मोल ज्यादा क्यों हुआ, तो जवाब भी बड़ा साधारण है, क्योंकि ए अंदर में ज्यादा था। जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसी का मोल्स वेपर के फॉर्म में ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले बोल रहे हैं कि किसका वेपर ज्यादा होगा, जिसका मोल्स यहाँ पर ज्यादा होगा, जिसका नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा। और किसका नंबर ज्यादा यहाँ पे होगा, जिसका यहाँ पे कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा। अब इन्हीं दोनों कनेक्ट करें तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, जिसका यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और उसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज किए हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस लॉ को हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, जो लिक्विड लिए वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, उसके मोल फ्रैक्शन से।
मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। जैसे जैसे उसका मोल फ्रैक्शन घटाएंगे मतलब उसका अमाउंट यहाँ पे कम करते जाएंगे। जैसे ए का अमाउंट कम करते जा रहे हैं तो बी का अमाउंट बढ़ते आ रहा है, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ए का अमाउंट कम कर रहे हैं तो ए का वेपर प्रेशर भी घट रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब रॉल्स लॉ, हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ए है कि बी है। तो अगर हम ए लिख दिए तो अब ये बन गया पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये क्या बन गया? पार्शियल प्रेशर। और ये है एक्चुअली में वेपर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे हमको ए लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यही चीज तो रॉल्स लॉ बोल रहा है कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जिसका मात्रा यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। सेम टू सेम दिख रहा है, हेनरी लॉ की तरह है। हेनरी लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रॉल्स लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां भी ग्राफ बनाए थे, स्ट्रेट लाइन बना था पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां भी बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हटाते हैं और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। अब सारा चक्कर बस यहीं पे है, ठीक है। अगर इसको हटा रहे तो यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है, वहां जो कांस्टेंट आया था वो था ये KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब ये क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। मान लो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए है, जैसे कि मान लेते हैं ए पानी है, वाटर है, और सिर्फ यहाँ पे वाटर। जैसे स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर समझा रहा तब बताए थे कि सिर्फ पानी है तो प्रेशर भी पानी का बनेगा, मतलब जो जो बी है वो सब अपने आप ए बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए लिए हैं। तो उस समय जो प्रेशर होगा उसी को हम बोलते हैं P0 A। P0 A का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है, P0 A ज्यादा है कि PA ज्यादा है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा देर सोचिए फिर वीडियो प्ले कीजिएगा, ठीक है। हम जवाब अभी बता रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कौन ज्यादा है? तो देखो साफ साफ बात है कि जब हम P0 A ले रहे हैं तो B नहीं है, सिर्फ और सिर्फ A है। तो अभी नंबर के हिसाब से गिने तो A टोटल 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा तो P0 A ज्यादा होगा क्योंकि PA के समय A तो 3 ही है। इससे हमको पता चल रहा है कि P0 A इज ग्रेटर देन PA। पहला तरीका तो ऐसे समझ गए। दूसरा तरीका ऐसे समझ सकते हैं कि जो जेटा ए है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इस तरह कुछ वैल्यू होता है, 1/3, 1/5, 1 समथिंग होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू होता है और फ्रैक्शनल वैल्यू जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसको छोटा बनाएगा। जैसे कि 1/3 अगर 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या किया, ये कम किया। तो ये जिस भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उसको कम करता है। तो देखो ये P0 A से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा? कम करेगा। जैसे 9 है और ये 9 है, ये 1/3 है तो मल्टीप्लाई होकर 3 बना दिया, मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 9। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो यहां से भी हम समझ गए कि P0 A ज्यादा होगा और PA कम होगा, ठीक है। तो ये पूरा बात था रॉल्स लॉ का। उम्मीद कर रहे हैं रॉल्स लॉ समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। वैसे भी आपके पास नोट्स होगा ही, हम सिर्फ पहले बोल चुके हैं सिर्फ थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, लिखवा कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ किसके बीच में? देखो यहाँ पे दो चीज के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो एक तरफ हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। और ग्राफ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। सबको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब यहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि 0 पे 0 होगा। जब मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन 0 होगा इसका मतलब है A नहीं है, मोल फ्रैक्शन 0 मतलब A नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 होगा। तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो चलो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं A का। तो इस पॉइंट पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि A नहीं है। A नहीं है मतलब A का मोल फ्रैक्शन 0 है, A नहीं है। धीरे धीरे A बढ़ रहा है और यहाँ पर जब आते हैं इस जगह पे तो यहाँ पर A मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर मैक्सिमम हो गया तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ A है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर A एकदम नहीं है, मतलब जो है वो दूसरा वाला है, ठीक है। अब इस जगह पे ग्राफ प्लॉट करना है।
तो यहाँ पर ए नहीं है, तो ए की वजह से जो प्रेशर है जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं वो जीरो होगा। इक्वेशन में पुट करो, इसका वैल्यू जीरो पुट करो तो ये जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो उस समय प्रेशर क्या होगा, तो उस समय जो प्रेशर होगा उसी को तो हम बोलते हैं क्या, पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। और ऐसे भी देखो इक्वेशन से, अगर इसका वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, मतलब इस समय जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है, तो मान लेते हैं पी नॉट ए यहाँ पे। अब हमको 2 पॉइंट मिल गया, ग्राफ बनाने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। अब दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो ग्राफ मिल जाएगा। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, तो थ्रू ए स्ट्रेट लाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारा बात क्लियर है सबको, तो हम बस इसको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये बन गया है ग्राफ फॉर पी ए। ठीक है, अब उसी तरह से हमको बी का बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट लिए थे, ए और बी, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो बी के लिए भी वही इक्वेशन, क्या, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी। अब देखो बी का, तो यहाँ पर ए नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बी है, और यहाँ पर बी नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, ए है। तो यहाँ पर बी का प्रेशर 0 और यहाँ पर बी का प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब उसको कहाँ पे प्लॉट करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहाँ करें, तो देखो वो कहीं भी हो सकता है, वो ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि ए और बी में कौन ज्यादा वोलाटाइल है। अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है तो ए वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, बी ज्यादा वोलाटाइल है तो बी वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ये दोनों में से कोई भी ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों सेम नेचर का भी हो सकता है। दोनों सेम होगा तो दोनों का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि बी ज्यादा वोलाटाइल है, तो यहाँ पे आ गया पी नॉट बी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, दोनों कनेक्ट करना, फिर वही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं। तो ये ग्राफ मिल गया हमको पीबी का। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो होगा टोटल प्रेशर का। अब टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा उसकी तरफ चलते हैं। तो पहले उसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं और फिर हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंडिविजुअल प्रेशर निकाले, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब हमको चाहिए टोटल प्रेशर। ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ ए और ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ बी। हमको चाहिए टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि क्लास 11 में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में। वहां बोला गया था कि अगर किसी कंटेनर में बहुत सारा गैस है और हर गैस का अपना अपना प्रेशर है और हमको टोटल प्रेशर चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना, सिंपली सारे प्रेशर को ऐड कर देना। इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब पी टोटल निकालना है तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर जोड़ देना है, क्योंकि वहां पे 2 ही कंपोनेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल। बात सिंपल भी है लेकिन एक लॉ है, इसीलिए लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, दोनों को रख दिए। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, तो देखो जेटा ए और जेटा बी में एक चीज तो सबको मालूम होगा, क्या, कि जेटा ए प्लस जेटा बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में टोटल होता है 1, 2 ही कंपोनेंट है तो दोनों को जोड़ के 1 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के 1 आएगा। अब दोनों में से एक को हटा देते हैं, किसी एक को, जैसे मान लो ए को हटाना चाह रहे हैं, चलो बी को हटा दें, किसी को हटा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस जेटा ए। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन से वहां इसको हटा दिए हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब जेटा ए दोनों जगह है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी जेटा ए प्लस पी नॉट बी। ये आ गया मेरा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला। अब हम इसको ही प्लॉट करना चाहते हैं। अब इसको कैसे प्लॉट करें, तो देखो ग्राफ जो होता है, अधिकतर जो ग्राफ पढ़ना होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन कब बनता है, अभी एक चीज बार बार हम बोलते आ रहे हैं, जब हमको ये मिलता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर ये कभी भी मिला तो, ये नहीं दिख रहा है, अब ठीक है, अगर ये चीज दिख रहा है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा।
जो कि दोनों में हुआ, हेनरी लॉ में भी हुआ और रॉड्स में भी हुआ। एक कंडीशन और है स्ट्रेट लाइन का, वो ये है, सबको मालूम होगा ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी अगर दिखता है तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। पहले वेरिएबल को पहचानो, वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल दो चीजें, एक तो वेपर प्रेशर और दूसरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर तो बहुत सारा है, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, पी टोटल है, कौन सा प्रेशर वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल प्रेशर है पी टोटल। क्यों, देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल ये दोनों था, ये दोनों तो यहाँ है नहीं, तो ये कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ, बचा क्या, ये वेरिएबल है और ये y एक्सिस में है, तो ये हो गया मेरा y, ये हो गया y, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया m, ये वेरिएबल है, अभी मेरा दूसरा वेरिएबल तो मोल फ्रैक्शन है, तो वही है वहीं पे, तो m x प्लस सी फिट हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये भी बन गया स्ट्रेट लाइन। अब हम श्योर हो चुके हैं कि इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब हमको 2 पॉइंट चाहिए इसके लिए, तो देखो यही 2 पॉइंट है, कैसे, तो जब हम यहाँ पर हैं तो टोटल प्रेशर पी नॉट बी है, क्योंकि ए का प्रेशर तो 0 है, और जब हम यहाँ पर है तो टोटल प्रेशर है पी नॉट है, क्योंकि बी का प्रेशर 0 है, तो 2 पॉइंट जो है वो हमको टोटल प्रेशर का मिल चुका है, ठीक है। अब बस जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ेंगे, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो हम इसको जोड़ दे रहे हैं। ये ग्राफ मिला हमको P टोटल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए अपना रॉड्स लॉ का पूरा ग्राफ और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रही है सारा बात आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे 11th क्लास के टॉपिक आइडियल गैस और रियल गैस से, वहां से इसको कनेक्ट करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो तुरंत हम लोग इसको कवर कर लेते हैं और रॉड्स लॉ पे ही बेस्ड है, ठीक है। 11 में हम लोग पढ़े थे आइडियल गैस, ठीक है। किसको बोलते हैं आइडियल गैस, सबको याद होगा, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, ये है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा, हमेशा, ऐसा नहीं कि एक बार फॉलो किया फिर नहीं करेगा, हमेशा फॉलो करना चाहिए, हर कंडीशन पे फॉलो करना चाहिए। जो गैस हर कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस, और जो फॉलो नहीं करेगा या फिर ऐसे बोले कि कभी कभार फॉलो करेगा उसको बोलेंगे रियल गैस या फिर नॉन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस पहचानने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन पहचानने के लिए भी मेरे पास इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन, रॉड्स लॉ। तो जो रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला बेसिक डिफरेंस तो यही पर है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, इट फॉलोज रॉड्स लॉ। कब फॉलो करेगा, हमेशा फॉलो करेगा, एट ऑल कंसंट्रेशन, सारे कंसंट्रेशन पे ये रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा। ये नहीं करेगा, इट डज नॉट फॉलो रॉड्स लॉ, ठीक है। रॉड्स लॉ क्या होता है अभी हम लोग समझे। हम लोग वहां पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वो जो फाइनली निकला पी टोटल का वही वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है।
अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि रॉड फ्लो को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये वही कंटेनर है, यहाँ सॉल्यूशन है उसी दो चीज का, ए का और बी का। ए का अपना प्रेशर है, बी का अपना प्रेशर है, ठीक है। ए का प्रेशर पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का अपना प्रेशर पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब ये लोग अपना अपना प्रेशर लगा रहा है, ये सारा चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हम देख के बता दें किसका प्रेशर ज्यादा है, ये तो दिखाई नहीं देगा। वो तो अभी हम समझाने के लिए मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर दिए थे कि यहाँ 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ 5 मॉलिक्यूल है, 5 है तो ज्यादा है, 3 है तो कम है। जब प्रैक्टिकली ये सब चीज होगा तो हमको दिखेगा थोड़ी ना, तो हम कैसे बता पाएंगे प्रेशर ज्यादा है कम है? तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो यहाँ पे हमको एक मैनोमीटर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं मैनोमीटर। ये मैनोमीटर हम लगा दिए हैं। ये एक U-ट्यूब मैनोमीटर है, इसका यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। कैसे वर्क करता है आपको कभी और बताएंगे, अभी सिर्फ इसका काम समझिए कि ये प्रेशर को मेजर करेगा। अब यहां से जो प्रेशर का वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व प्रेशर। तो एक प्रेशर तुमको यहां से मिलेगा, ये हमको टोटल प्रेशर बताएगा, इंडिविजुअल प्रेशर नहीं बता पाएगा, अलग अलग नहीं बता पाएगा ए का कितना प्रेशर है, बी का, ये टोटल प्रेशर बता पाएगा, दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पी ऑब्जर्व, ठीक है। कितना प्रेशर हम ऑब्जर्व किए, मतलब कितना प्रेशर हमको चेक किए। एक तरीका है प्रेशर को निकालने का, वो है रॉड्स लॉ, ठीक है। रॉड्स लॉ से प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, तो आया था पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए था पी नॉट ए जेड आई प्लस पी नॉट बी जेड आई बी। ये रॉड्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे पी नॉट ए और पी नॉट बी कांस्टेंट है, वो हमको पहले से मालूम होता है, और जेड आई बी तो हम डाले हैं, हमको पता होगा कंपोजिशन कितना कितना है, तो ये सारा वैल्यू डाल देंगे तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो एक प्रेशर यहां से निकलेगा पी टोटल, और एक प्रेशर यहां से आएगा पी ऑब्जर्व। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सही है, ठीक है। तो जो लोग भी हमसे 11th क्लास में पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि वो वैल्यू सही होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू सही नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलेटेड है। दोनों में से ज्यादा सही कौन होगा, ऑब्जर्व वाला ज्यादा सही होगा। कैलकुलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है तो ये गलत होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो अगर बराबर है तो ये रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है पूरा का पूरा कंडीशन, ठीक है। तो उस समय हम ये लिखते हैं कि P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड। P कैलकुलेटेड ये है, तो अगर कोई सॉल्यूशन का P ऑब्जर्व्ड P कैलकुलेटेड के बराबर आया मतलब वो इस लॉ को फॉलो किया। जैसे मान लो यहां से आया 5 बार, ठीक है, और यहां से भी आया 5 बार, तो इसका मतलब हुआ P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है, और जो सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो करेगा, रॉड्स लॉ को मानेगा, उसी को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं मानेगा उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब यहां पर P ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड, यहां पे ये बराबर नहीं होगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। अब आगे कि क्यों हो रहा है ये सब, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये जो भी चीज हो रहा है इसके पीछे पूरा कहानी है इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या इंटरैक्शन है। तो आइडियल सॉल्यूशन में इंटरैक्शन या फिर ऐसे बोले ऑल इंटरैक्शंस आर सेम। सारा इंटरैक्शन सेम होता है। इंटरैक्शन किसका, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, और ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। मतलब क्या है कि ऐसे समझो ये कंटेनर है, इसमें सॉल्यूट है, मतलब A है सिर्फ। ये कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट है, B है। तो अभी A और A के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। A इंटरैक्ट कर रहा है A से। दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट
और यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है बी और बी के बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट। लेकिन जब ये दोनों मिक्स कर देंगे तो इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ए एंड बी। जब ये वाला इंटरेक्शन और ये वाला इंटरेक्शन एकदम सेम टू सेम होगा, उसी को हम बोलेंगे आइडियल, उसी कंडीशन को हम कहेंगे आइडियल। और अगर ये इंटरेक्शन चेंज हो गया तो हम इसको बोल देंगे नॉन आइडियल। मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा इंटरेक्शंस आर डिफरेंट, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए, बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी बेसिक समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स, यही मतलब है। ठीक है, तीसरा कंडीशन की तरफ चलते हैं और वहीं से ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, जबकि यहां पर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यहीं पर तुमको उस सवाल का भी जवाब मिलेगा जो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। क्या हम बोले थे, बहुत सरप्राइजिंग सा बात बोले थे कि अगर 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाते हैं तो अधिकतर लोग हमको जवाब दिया था कि 5 लीटर बनेगा। लेकिन क्लास में ये समझा दिए थे कि 2 और 3 मिलकर जरूरी नहीं है कि 5 बनेगा, 5 बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। कोई भी तुमसे पूछता है कि हम एक सॉल्यूशन लिए 2 लीटर का, एक लिए 3 लीटर का, दोनों को मिला दिए, कितना बनेगा, तो तुम झट से बोल देते हो 5 लीटर बनेगा, तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर समझेंगे। अगर ये आइडियल है तब तो ये जवाब सही है, लेकिन अगर ये नॉन आइडियल तो फिर ये जवाब गलत है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइडियल और नॉन आइडियल में अभी समझाएं कि जो डिफरेंस है वो इंटरेक्शन का है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं H2 और अल्कोहल, तो ये सबको मालूम होगा कि वाटर में अल्कोहल मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो पहले वाटर है, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन सा इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे अल्कोहल लिए हैं तो इंटरेक्शन बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये दोनों मिल जाता है तो इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर क्या तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, तो नहीं है सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल बदल रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बदल रहा है। सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में है, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और उतना कम वो वेपराइज होगा। पानी कम वेपराइज होता है, अल्कोहल ज्यादा वेपराइज होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है थोड़ा सा, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है और इसका वीक है, और इसका और ज्यादा वीक है, इसका और ज्यादा वीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में आ गया है। तो यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि पहले जो इंटरेक्शन था बाद में वो इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्शन चेंज हो गया है। और अभी हम वही बात बोल रहे थे कि अगर इंटरेक्शन सेम रहेगा तो वो आइडियल होगा, इंटरेक्शन बदल गया इसीलिए बन गया है नॉन आइडियल। अब इंटरेक्शन बदलने से होता क्या है, तो इंटरेक्शन बदल रहा है तो या तो इंटरेक्शन बढ़ेगा या तो फिर इंटरेक्शन घटेगा। तो इस केस में हम बोल रहे हैं इंटरेक्शन घट गया है। अगर इंटरेक्शन घट रहा है तो पहले जो मॉलिक्यूल यहाँ था इंटरेक्शन घट गया तो थोड़ा दूर जाएगा, इंटरेक्शन अगर बढ़ जाता तो ये करीब आ जाता। तो यहाँ पर इंटरेक्शन घट गया मतलब मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा, तो पहले मॉलिक्यूल जितना पास था अब उतना पास नहीं रहेगा, थोड़ा दूर जाएगा, और अगर थोड़ा दूर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये 2 लीटर है, दिख रहा है तो अगर ये 2 लीटर है और अगर ये 3 लीटर है और इन दोनों को हम मिक्स किए तो मिक्स करते के साथ क्या हुआ, इंटरेक्शन घट गया। तो इंटरेक्शन घट जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा, मतलब हम तो सोच रहे थे 5 लीटर बनेगा, लेकिन 5 लीटर नहीं बनेगा, इससे थोड़ा ज्यादा बन जाए, क्यों, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो अब ये मान लेते हैं 6 लीटर बन गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ पे घट गया, इंटरेक्शन घट जाने से कम फोर्स लगेगा तो स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो 6 लीटर बन गया। अब डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो पहले था 5 लीटर बन गया 6 लीटर, तो 6 - 5 आ गया 1, मतलब डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल है। और अगर ये 0 होता मतलब इधर भी 5 होता और इधर भी 5 होता तो ये होता आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब पूरा क्लियर हो चुका है कि 3 + 2 5 कब होगा, जब सॉल्यूशन आइडियल होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले एक और टॉपिक है उसको कर लेते हैं। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट 0।
और अंतिम है डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये भी जीरो। ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो और डेल्टा एच ऑफ इंथैल्पी भी जीरो। इसको क्या समझेंगे, तो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी। अब इंथैल्पी एनर्जी के बारे में बात करता है, या तो एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा। तो देखो यहां पर इंटरेक्शन बना हुआ है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, और जब ये बनेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगा। अब अगर ये तीनों इंटरेक्शन सेम है तो जितना एनर्जी हम देंगे उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा। मतलब 5 जूल दिए तो 5 जूल रिलीज हो गया, तो डेल्टा एच कितना आएगा, जीरो। लेकिन अगर इंटरेक्शन अलग अलग है तो हम कुछ अलग देंगे और कुछ अलग रिलीज होगा, तो डेल्टा एच कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे डेल्टा वी यहाँ जीरो नहीं होगा नॉन आइडियल में, वैसे यहाँ पर डेल्टा एच भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और फिर आएंगे ग्राफ की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में जो पूरा का पूरा डिफरेंस है वो इंटरेक्शन का ही है। एक बार तुमको इंटरेक्शन वाला बात समझ में आ गया तो तुमको पूरा का पूरा आइडियल और नॉन आइडियल समझ में आ गया। ठीक है, जैसे अब हमको समझना है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर देखें, और ये हम न्यूमेरिकल बनाते वक्त भी शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। जैसे इसमें बोल रहा है कि इंटरेक्शन को सेम रखना है। इंटरेक्शन सेम रखने का तरीका क्या है, एक तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि हम सॉल्यूशन को ही सेम कर दें। जैसे कैसे कर दें कि 2 लीटर HCl को 3 लीटर HCl में मिक्स कर दें। कितना लीटर HCl बनेगा, तो यहां पर तो हम दिमाग ही नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं 5 लीटर। अब क्यों बोल देते हैं, देखो यहाँ जो इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन यहाँ है, और जब ये दोनों मिलेगा तो HCl ही बनेगा, तो यहाँ भी वही इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन सेम है, मतलब आइडियल है, मतलब 2 + 3 5 होगा। तो ये एग्जांपल दिया जा सकता है। तुम बोल दोगे ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक तरह से ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के केस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट समेशन चल रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देना बड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पर हमको इंटरेक्शन को चेंज करवा देना है। ठीक है, इसका एग्जांपल में थोड़ा लफड़ा है। अब यहाँ तो इंटरेक्शन सेम टू सेम कर दी है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे तो इंटरेक्शन ही बदल जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि इंटरेक्शन थोड़ा सा बदले, बहुत ज्यादा ना बदले। बहुत ज्यादा बदलेगा नॉन आइडियल हो जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा तो आइडियल रहेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल ये है, लिए हैं मिथेनॉल CH3OH और इथेनॉल, तो दोनों अल्कोहल है, तो दोनों का इंटरेक्शन लगभग बराबर है। एक कार्बन यहाँ बढ़ गया तो इंटरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसको नॉन आइडियल बना दे। तो यहाँ और यहाँ जो इंटरेक्शन है लगभग समान है, लगभग बराबर है, तो जो नया बनेगा उसमें भी इंटरेक्शन वही होगा, और इसको हम लोग रख सकते हैं इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल इसको रख सकते हैं कि एक ले लिए हम बेंजीन और एक ले लिए हम टॉलिन। यहां भी इंटरेक्शन हल्का सा चेंज है, तो वही बात है, थोड़ा सा चेंज होगा तो वो आइडियल ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आइडियल का एग्जांपल। अब नॉन आइडियल का एग्जांपल हम इसके टाइप में डिस्कस करेंगे, तो इसका 2 टाइप होता है। नॉन आइडियल का 2 टाइप होता है, तो अब हम लोग नॉन आइडियल के टाइप की तरफ चल रहे हैं और फिर हम देखेंगे उसका एग्जांपल। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो चुका है आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब आगे अपना टॉपिक को बढ़ाइए। अब अगर कोई चीज आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, इसका पहचान यहां से हुआ कि रॉड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब P ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड। मतलब P ऑब्जर्व अगर 5 बार था तो P कैलकुलेटेड 5 बार नहीं है। अब 5 बार नहीं है तो या तो 5 बार से ज्यादा है या तो 5 बार से कम है। अब ज्यादा है कि कम है उसी आधार पे 2 नाम है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अगर वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव और अगर वैल्यू कम है तो नेगेटिव। पॉजिटिव में हम हमेशा देखेंगे कि जो भी वैल्यू आ रहा है ज्यादा 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 आ रहा है, और नेगेटिव में जो भी वैल्यू आ रहा है कम 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 आ रहा है। जो पॉइंट वहां लिखे थे वही पॉइंट यहाँ लिखेंगे, सब कुछ रिपीट हो जाएगा, बस अंतर ये रहेगा यहाँ सब ज्यादा रहेगा यहाँ सब कम रहेगा। पहला ये था ये रॉड्स को फॉलो कर रहा था आइडियल, ये दोनों नॉन आइडियल है तो दोनों फॉलो नहीं करेगा। यहां पर क्या होगा, P ऑब्जर्व्ड ज्यादा होगा P कैलकुलेटेड से, और यहां पर P ऑब्जर्व्ड कम होगा P कैलकुलेटेड से।
पहला। दूसरा इंटरेक्शन का बात था, तो यहां पर इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये ज्यादा होगा इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। उसी तरह से यहां पे ए बी का इंटरेक्शन कम होगा, सब जगह कम 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 करते चल जाना है, ठीक है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ज्यादा होगा 0 से, यहां कम होगा 0 से। चौथा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये भी ज्यादा होगा 0 से और ये कम होगा 0 से, ठीक है। चारों पॉइंट क्लियर है? क्या हो गया? ठीक है, चारों पॉइंट सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम चल रहा है एकदम, ठीक है ना। बस वही है कि वहां 0 0 0 था आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, या तो ज्यादा है या तो कम है। ज्यादा है तो पॉजिटिव है, कम है तो नेगेटिव है। अब समझते हैं कि पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे है, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल अभी हम रखे थे, वाटर, अल्कोहल, इन दोनों को मिक्स किए, तो अभी हम बताए थे कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और जो नया फॉर्म होता है सॉल्यूशन, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है। तो अगर इंटरेक्शन वीक पड़ गया है तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर जा गया है, चला गया, अभी वही सब बात रिपीट कर दी है, दूर गया है, जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आया, 1 आया था, तो 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको समझते ये कैसे हो रहा है। तो अगर इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो इंटरेक्शन कम है तो ज्यादा वेपर बनेगा, वेपर कम बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है, ये डिपेंड करता है उसके इंटरेक्शन पे। इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना कम वेपर बनेगा, इंटरेक्शन जितना वीक होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा। तो अब इंटरेक्शन घट गया तो वेपर ज्यादा बनेगा, और अगर ज्यादा वेपर बनेगा तो ऑब्जर्व प्रेशर हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेटेड प्रेशर ज्यादा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त हम ये सारा बात का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। हम तो बस वैल्यू पुट कर दिए और हम बताए थे कि ये सही नहीं है, सही ये है। तो एक्चुअल जो प्रेशर है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वेपर बढ़ गया। और वेपर क्यों बढ़ा? क्योंकि इंटरेक्शन घट गया। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं इंटरेक्शन बढ़ गया है, ठीक है, इंटरेक्शन बढ़ गया। ऐसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है? एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म का वो मॉलिक्यूल एसीटोन के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना, पहले नहीं था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब इंटरेक्शन बढ़ गया। और अगर इंटरेक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल करीब आ गया है, और अगर करीब आ गया तो जल्दी वेपर नहीं बनेगा, और जल्दी वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। वही बात यहाँ भी है, वॉल्यूम घट जाएगा, एंथैल्पी भी घट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्लियर है? समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? हर चीज बढ़ जाता है, बेसिकली वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व प्रेशर बढ़ जाता है, और नेगेटिव डेविएशन में वो घट जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल चीज की तरफ चल गए हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर हो गया वेपर प्रेशर और इधर हो गया मोल फ्रैक्शन। वही सब बात है, यहां पर ए नहीं है, ए नहीं है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बी है, और यहां पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ए है, बी नहीं है। वही सारा बात रिपीट करो जो भी समझाए हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर ए नहीं है तो ए का प्रेशर 0 है, ठीक है, और यहां पर ए ही ए है, मतलब यहां पर सिर्फ ए है तो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। उसी तरह यहां पर बी नहीं है तो बी का प्रेशर 0 है, और यहां पे P नॉट बी, ठीक है। अब इसको ऐसे ज्वाइन किया था, इसको यहाँ ज्वाइन किया है, ये सारा चीज याद आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सारा डॉटेड लाइन दिखाएं, क्यों?
क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन का पूरा डार्क लाइन बना दे इसका मतलब वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर ये सारा चीज रॉड्स लॉ को फॉलो करता तो वो इस लाइन पर होता, अगर ये लाइन को फॉलो करता तो इस लाइन पे ग्राफ बनता, लेकिन ये इसको फॉलो ही नहीं कर रहा तो इस लाइन पे तो आएगा नहीं, तो या तो इस लाइन से ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा तो ये डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है मतलब हर चीज ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनेगा। नेगेटिव है मतलब ग्राफ थोड़ा सा नीचे बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा, ये वाला पॉइंट यहीं पर रहेगा। क्यों? ए नहीं है तो ए का प्रेशर तो जीरो होगा। अब वो आइडियल है या नॉन आइडियल उससे क्या मतलब है, उसका प्रेशर तो जीरो ही रहेगा। उसी तरह यहाँ भी है, ए है तो उसका प्रेशर पी नॉट ही रहेगा, वो आइडियल है या नॉन आइडियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये दोनों पॉइंट चेंज नहीं होगा, मतलब बीच वाला पॉइंट चेंज होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इसका ग्राफ इस तरह से बनाएंगे और टोटल का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। बहुत आसान है, पॉजिटिव डेविएशन ऊपर ऊपर ऊपर। अब उसी तरह नेगेटिव बनाना है तो नीचे नीचे नीचे, मतलब यहाँ से अब यहाँ एक ग्राफ इधर बना देना, ठीक है, नीचे नीचे नीचे, ठीक है। ऐसे भी सबके पास नोट्स होगा तो हमको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम हमसे एकदम एक्सपेक्ट मत करो कि हम यहाँ पे 100% सिलेबस पढ़ाएंगे और हर एक बात डिटेल में बताएंगे। हम यहाँ पे वही बात बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वहाँ पे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा कि ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम देखेंगे और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।